गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। काफ़ी दिन से वीडियोस नहीं बन पा रही थी सॉरी। मैथ्स की तैयारी, बोर्ड्स के एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, सबके बोर्ड्स के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले इन्हीं फरवरी मंथ से। आने वाले फरवरी के महीने से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। हम लोग लेकर के आए हैं 14 डेज़ का चैलेंज मैथ्स में। जैसा कि आपको पता होगा, एनसीईआरटी के अगर अकॉर्डिंग बात करें हमारे सिलेबस की, तो टोटल 14 चैप्टर हैं। अब हमारा काम क्या होगा, आपने पढ़ाई तो अच्छे से की होगी, अपने स्कूल में या अपने जहां पर भी पढ़ते होंगे अच्छे से की होगी, बस अब रिवीजन करना है। रिवीजन में क्या खास बातें ध्यान रखनी है, छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान में रखना होगा। कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारी चीजें आपको इन वीडियोज में 14 दिन की मात्र तैयारी आप अगर करते हैं, या अब तक अगर आपने तैयारी नहीं की है, इन 14 डेज की अगर आप क्लास अटेंड करते हैं, तो निश्चित तौर पे आप मैथ्स की तो गारंटी हम ले सकते हैं कि आप अच्छे मार्क्स गेन जरूर करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा 14 डेज 14 चैप्टर का चैलेंज। एक दिन में एक चैप्टर आपका हर एक बारीकी को ध्यान में रखते हुए खत्म होगा। ऐसा नहीं कि हाँ जल्दी जल्दी में करना है, नहीं, ये सिर्फ रिवीजन क्लास है। लेकिन रिवीजन क्लास में भी पूरी हर एक बारीकी को, क्या है चैप्टर में, क्या नहीं है, कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पीवाईक्यूज के भी क्वेश्चन टोटल आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। ठीक है, तो साथ बने रहिएगा। कोशिश करेंगे कि 14 डेज में आपका 14 चैप्टर आपका खत्म हो जाए, और होगा भी। ठीक है, तो 14 डेज का चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं? चलिए, तो पहला चैप्टर जो हमारा है रियल नंबर का। रियल नंबर पढ़ा होगा, क्या होता है नंबर्स के बारे में, रियल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सारे नंबर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। हमें जो इसमें पढ़ना है, दो चीजें हैं। एक है यूक्लिड के बारे में, ठीक है, और दूसरा क्या है, फंडामेंटल, एफटीए। एफटीए बोले तो फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, इन्हीं दो के बारे में हमें रियल नंबर के चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही आसान से चैप्टर है, और ऐसा नहीं है कि हाँ इससे क्वेश्चन नहीं बनते, क्वेश्चन जरूर से आपको देखने को मिलेंगे। 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आपको आराम से देखने को मिल जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ना। यूक्लिड्स एल्गोरिथम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यूक्लिड्स का जो एल्गोरिथम है बेसिकली, ठीक है, डिवीजन पे बेस्ड है। ये डिवीजन पे बेस्ड है। जैसे कि अगर हम मान लीजिए, ये यूक्लिड का कहना है, या डिवीजन का जो रूल होता है वही है कि एक नंबर है ए, अगर हम इसको बी से डिवाइड करते हैं, ए नंबर ए इज डिवाइडेड बाय बी, तो जो रिमाइंडर कोसेंट बचेगा, कोसेंट आएगा और एक रिमाइंडर बचेगा। किसी भी नंबर को अगर हम किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो एक कोसेंट मिलता है हमें और एक रिमाइंडर। ठीक है, हिंदी वाले भागफल बचता है और शेषफल। भागफल हमें प्राप्त होता है और शेषफल बचता है। और ये जो आर होता है, इसी के बारे में कभी कभी पूछता भी है, आर हमेशा जो होगा वो बी से छोटा होगा, इक्वल नहीं होगा, और आर इज ऑलवेज लेस देन बी। यानी जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं, जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, उस नंबर से छोटा ही बचेगा। या तो आर इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर आर हमेशा बी से छोटा होगा। यहीं से एक फॉर्मूला बन करके आ जाता है, जो कि आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यही फॉर्मूला, इसको आप लोग नोट करिएगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये आपको यहां से निकल के आता है यूक्लिड डिवीजन मेथड। यूक्लिड का जो रूल है, या जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, इसका हम यूज कहां करते हैं, तो दो नंबर के एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए इन दोनों का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये है यूक्लिड का, यही चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो यूक्लिड का जो थ्योरम है और भी आगे बहुत सारे यूज होते हैं, बट हमारे चैप्टर में जितना है, हमारे सिलेबस में चूंकि रिवीजन करना है बोर्ड के अकॉर्डिंग, तो सिर्फ इतनी सी बात हमें ध्यान रखनी है कि यूक्लिड का जो रूल है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां ए क्या है, ए वह नंबर है जिस नंबर में भाग देनी है हमें। ठीक है, बी क्या है, बी वो नंबर है जिस नंबर से हमें भाग देनी है। क्यू क्या है, क्यू कोसेंट है, और आर क्या है, रिमाइंडर, यानी भाग देने पे जो मिलेगा हमें वो क्यू है, और जो लास्ट में बच जाएगा वो रिमाइंडर, शेषफल।
ये 0 हो सकता है या फिर b से छोटा होगा, b से बड़ा नहीं होगा। एमसीक्यू के दृष्टिकोण से, एमसीक्यू के लिहाज से इस बात को याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहां तक नोट कर लिया होगा, मिटा देते हैं। इसके बाद आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्या है? रियल नंबर का एक वीडियो भी पड़ा हुआ है, अगर किसी को ना समझ में आए तो उसमें जाके डिटेल में समझ सकता है। रिवीजन क्लास है इसलिए रिवीजन के अकॉर्डिंग बता रहे। जैसे कि ये ठीक है, ये डिवाइड पे डिपेंड था, तो ये मल्टीप्लिकेशन पे है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि अगर कोई भी एक कंपोजिट नंबर है, अगर मान लिया कोई एक कंपोजिट नंबर a है, अगर ये कोई कंपोजिट नंबर है, ठीक है, तो कंपोजिट नंबर हमेशा इसके जो फैक्टर होंगे वो किसी प्राइम नंबर के मल्टीपल होंगे। मल्टीपल ना कह के प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई करके हम इस कंपोजिट नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। ये कितने भी हो सकते हैं। तो यही कहता है इनका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, क्या कहता है समझो फिर से। कोई भी नंबर, कोई भी एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है, वो हमेशा प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ही बनाया जाता है। कोई भी दुनिया का कोई भी नंबर हो, जैसे कि अगर हम बात करें 15 की, 15, ठीक है, ये क्या है, ये 3 और 5, ठीक है, 3 भी क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हिंदी वाले अभाज्य संख्या है। 5 ये भी अभाज्य संख्या, ठीक है, इन दोनों के गुणा करने पे 15 मिलेगा हमको। ठीक है, अब इसमें कौन सी खास बात हो जाती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इसको कह दिया जाता है। ऐसी कौन सी खास बात इसमें हो जाती है, तो इसमें खास बात ये है कि किसी भी कंपोजिट नंबर का ये जो फैक्टराइजेशन होता है ना, वो यूनिक होता है। ये चीज खास है, यही बात इसको खास बनाती है और अलग से एक थ्योरम बना देती है इसको। ठीक है, अब यूनिक कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर 15 का हमने फैक्टराइजेशन किया है, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, अगर ये 3 into 5 आया है, तो इसके अलावा कोई अदर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, बशर्ते कि आप इसका क्रम बदल लें। क्रम बदल के लिख सकते हैं। अगर क्रम को ध्यान में ना दिया जाए, सिर्फ नंबर्स को ध्यान में दिया जाए, तो ये यूनिक फैक्टराइजेशन होगा। और हर एक कंपोजिट नंबर का यूनिक फैक्टराइजेशन होता है। ठीक है, हर एक कंपोजिट नंबर का यूनिक फैक्टराइजेशन होता है, यही कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसको डिटेल में आपके बुक में भी, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में भी लिखा होगा, एनसीईआरटी के बुक्स में भी लिखा होगा, आप वहां से डिटेल थ्योरम देख सकते हैं। बट थ्योरम का जो सार है वो यही है। थ्योरम कहना क्या चाहता है, यही कहना चाहता है कि कोई भी एक कंपोजिट नंबर है, उसका अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो जो सोल्यूशन हमें निकल के आएगा वो यूनिक होगा, यूनिक फैक्टराइजेशन होगा। यानी एक एक नंबर का जो मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, इसके अलावा कोई और दूसरा नंबर नहीं मिलेगा। अगर ये 15 का 3 into 5 आ गया तो यही रहेगा। हाँ, नंबर रिपीट हो सकता है, जैसे 4 एक कंपोजिट नंबर है तो 2 into 2, अब इसका ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। इसके अलावा कोई और प्राइम फैक्टराइजेशन इसका हम नहीं ले सकते, बशर्ते इसका क्रम ना बदल लें। क्रम बदलेंगे तो भी इसका 2 into 2 होगा, बट हाँ, क्रम को ध्यान को छोड़ करके ये बात कही जाती है। तो यूनिक फैक्टराइजेशन होता है। अब यहाँ से अगर दिमाग में क्वेश्चन आए या एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें दिया होगा, इसके इनफाइनाइट कंपोजिट नंबर हो सकते हैं, और इनफाइनाइट कंपोजिट नंबर्स के इनफाइनाइट प्राइम फैक्टराइजेशन भी हो सकते हैं। ठीक है, और सबका हर एक नंबर का जो ये प्राइम फैक्टर निकल के आएगा वो यूनिक होगा। उसका क्रम इधर उधर हो सकता है, बट वो सोल्यूशन, वो मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो सेम होगा, वो नंबर सेम होंगे। जितनी मात्रा में 3 होगा, जितने नंबर्स में 4 होगा, वो उतने ही होंगे, उससे ज्यादा ना उससे कम। ठीक है, जैसे एक सॉल्यूशन ले लेते हैं। एक नंबर है, यहां मिटा देते हैं, 32760। एनसीईआरटी में यह नंबर दिया गया है। ठीक है, इसको सॉल्व करके अगर आप देखें, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें, ठीक है, ट्री मेथड जो कि अब सिलेबस में नहीं है, ट्री मेथड अगर आता है तो ट्री मेथड से इसको कर सकते हैं। ट्री मेथड में क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 1 नहीं, 1 को प्राइम नंबर में नहीं इंक्लूड करते हैं। ठीक है, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर निकल के आता है वो 2 है। ठीक है, अब 2 से इसको अगर हम डिवाइड करें तो क्या आएगा, करके देख लो, 2 1 जा 2,
2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 और 0। ठीक है, फिर यहां से इसको ट्री मेथड यही है, फिर यहां से इसको 2 से, क्योंकि अभी भी ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 से डिविजिबल करेंगे, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 0, फिर से ये 2 से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये ट्री बनाते जाते हैं। ठीक है, 2 4 जा 8, 0, 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये बन के आया 4 0 9 1 9 5, ऐसे ही, और ये फिर नीचे जाएगा, ऐसे ये डिविजिबल होता जाएगा और लास्ट में आपको 1 दे देगा। ठीक है, जब लास्ट में 1 आ जाए तो वहीं छोड़ देंगे ये ट्री मेथड को, और वही इसका फैक्टर निकल के आता है। और इसका जो फैक्टर निकल के आएगा वो एकदम यूनिक सोल्यूशन होगा, उसके अलावा इसका दूसरा आप प्राइम फैक्टर नहीं ढूंढ सकते। जितनी मात्रा में 2 होगा, जैसे यहाँ पे सोल्यूशन किया गया है, तो मैं मिटा देता हूँ इसको, आप सोल्यूशन कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट इसका फैक्टर लिखता हूँ। ठीक है, तो 2 है 3 टाइम्स, 3 है 2 टाइम्स, 5 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, ये 32760 का फैक्टर है, इसका प्राइम फैक्टर। यानी 2 को 3 टाइम्स लिखा जाए, 3 को 2 टाइम्स ऐसे, और 3 का 2 बार मल्टीप्लाई, और फिर 5, फिर 7 और फिर 13। ये सॉरी लाइट चली गई। हाँ ठीक है, चलो लाइट आ गई। हम बात कर रहे थे कि जो इस नंबर का, इस कंपोजिट नंबर का जो फैक्टर है वो यूनिक सोल्यूशन होगा, इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर का, कोई भी कंपोजिट नंबर हो, इनफाइनाइट कंपोजिट नंबर हो सकते हैं। कंपोजिट नंबर क्या है, दिमाग में ये आ रहा होगा, कंपोजिट नंबर वही सारी भाज्य संख्या है जिनके 2 से ज्यादा, ठीक है, 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, गुणनखंड होते हैं, उन्हीं को कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो वो सारी संख्याएं जो कि 2 से ज्यादा फैक्टर रखती हैं, 2 से ज्यादा मतलब खुद तो उस नंबर से डिविजिबल होंगी और 1 से होंगी, उसके अलावा भी और सारे नंबर होंगे जो कि उनको भाग देने से, डिवाइड करने से डिवाइड हो जाएंगे, उन्हीं को कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। और उनके जो फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि हिंदी वाले, ठीक है, तो उनका जो सोल्यूशन निकल के आएगा वो यूनिक होगा, इकलौता होगा, उसके अलावा कोई और नहीं होगा। इस बात को दिमाग में बैठाए। ठीक, 9th में इसको यूक्लिड के द्वारा सबसे पहले इसके जिक्र आता है, 9th की बुक में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सबसे पहले यूक्लिड के द्वारा इसका जिक्र आता है, बट नाम नहीं दिया गया था। ठीक है, यूक्लिड ने, अगर मैं बताऊं, ठीक ना, यूक्लिड एलिमेंट करके चीजें आई थी, उसमें इसका जिक्र आया था। ठीक, लेकिन इसको सबसे पहली बार करेक्ट जो प्रूफ किया गया था, ठीक ना, वो किसी और के द्वारा किया गया था। उसका नाम मैं लिख देता हूं, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। कार्ल फ्रेडरिक, ठीक है, नाम फ्रेडरिक है, लिखते हैं फ्राइड रिच। ठीक है, फ्राइड राइस नहीं, फ्रेडरिक। ठीक है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, इन्होंने फिजिक्स में भी बहुत सारा अपना योगदान दिया हुआ है। ठीक है, तो वन ऑफ द बेस्ट मैथमेटिशियन है कार्ल फ्रेडरिक गॉस। सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का सबसे पहले प्रूफ, जो करेक्ट प्रूफ किया था, वो इन्होंने ही किया था, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। फ्राइड राइस नहीं, फ्रेडरिक गॉस। ठीक, इस बात को ध्यान रखें। और इनको और इनके बारे में एक और चीज कही जाती है, इन्हें प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स, इस उपाधि से इनको नवाजा जाता है, यानी कि ये मैथ के, गणित के राजकुमार हैं। ठीक है, तो इसलिए इनके बारे में बस याद रखिएगा, कभी आने वाले समय में, ठीक है, कंपटीशन वगैरह के एग्जाम देने में एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो ये तो हो गई चर्चा, ये हमारे रियल नंबर, यूक्लिड, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का। हाँ, इसकी वजह से इन दोनों का इस्तेमाल करके आखिर हम करेंगे क्या। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये आती है। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि जो हमारे इर्रेशनल्स नंबर हैं, √3, √2, √5, यानी अपरिमेय संख्याएं जितनी हैं, इनको अपरिमेय संख्या प्रूफ करेंगे, साबित करेंगे। ठीक है, आता है ना, सिद्ध कीजिए या प्रूफ दैट √3, √2, √5 ये अपरिमेय संख्या यानी कि इर्रेशनल नंबर है। तो इन्हीं की मदद से हम इसको प्रूफ करेंगे।
ठीक है। दूसरा HCF और LCM हम निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो इतनी सारी बातें इनके द्वारा हम कर सकते हैं। और तो और किसी नंबर का एक्सपेंशन करना और डेसिमल का, तो वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, वो भी इन्हीं की मदद से हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें हमें करनी है। चलिए एक क्वेश्चन छोटा सा ले लेते हैं जो कि NCERT का एग्जाम्पल है। एक नंबर कह रहा है कि सॉरी इसको मिटा देते हैं, ठीक है। एक नंबर लेना है, कंसीडर द नंबर 4 की पावर n। ऐसे नंबर आपके क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एक्सरसाइज में भी मिलेंगे, PYQs में भी आपने देखा होगा, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। कह रहा है कि एक नंबर है 4 की पावर n, ठीक है। अब कह रहा है कि ये प्रूफ करो या ये पता करो कि क्या इसके फैक्टराइजेशन में क्या कहीं पर भी जीरो आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन पूरा क्या है वो मैं पढ़ देता हूं। कंसीडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज नेचुरल, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। कहने का मतलब ये है कि 4 की पावर n एक क्वेश्चन है, सॉरी एक नंबर है, n जहां पे कोई भी एक नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है। नेचुरल नंबर कहने का मतलब है कि जीरो नहीं होगा n की वैल्यू, ठीक है, सिर्फ 1 से लेकर के कोई भी नंबर हो सकता है। अब कह रहा है कि पता करो कि क्या n की किसी वैल्यू के लिए, यानी n की वैल्यू अगर हम 1 रखें या n की वैल्यू 2 रखें या n की वैल्यू 3 रखें या n की वैल्यू 4 रखें या n की वैल्यू 5 रखें या n की वैल्यू 6 रखें, यानी किसी भी वैल्यू के लिए क्या कोई ऐसी वैल्यू होगी, क्या n की कोई ऐसी वैल्यू होगी जिसपे अगर हम इसका एक्सपेंडिचर करें, एक्सपेंड करें, इसका सोल्यूशन निकालें, तो क्या उसके एंड में जीरो आ रहा हो लास्ट में, यानी कि जैसे 540 ये लास्ट में जीरो आ गया, तो ऐसा कोई क्या इसमें आ पा रहा है। जैसे 4 का अगर हम 1 करें तो 4 की पावर 2 का मतलब होता है 4 इंटू 4 यानी कि 16, 4 की पावर 3 करें यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है 64। ऐसे ही अगर हम बढ़ाते जाएं तो क्या कोई ऐसा सोल्यूशन मिलेगा n की किसी भी वैल्यू के लिए, जीरो छोड़ करके 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू रख के देख लें, क्या कोई ऐसा नंबर मिलेगा, ऐसी वैल्यू मिलेगी जिसपे आंसर में जो लास्ट में जीरो आ रहा हो उसके यूनिट डिजिट जीरो हो, ठीक है। अब हम सारे n की वैल्यू 1 से लेकर इनफाइनाइट तक कितना रखेंगे, अभी तक तो नहीं मिला, क्या पता आगे मिल जाए। पर इन्हीं दोनों यूक्लिड और फंडामेंटल FTA फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इन्हीं का यूज करके, FTA का यूज करके हम ये पता कर सकते हैं कि क्या इसके लास्ट में जीरो होगा या नहीं। पहली बात तो ये ध्यान रखना कि अगर किसी नंबर के लास्ट में अगर जीरो है तो इसका मतलब है उसका फैक्टराइजेशन में 2 और 5 होगा, ठीक है। 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, ठीक है। अगर कोई भी नंबर हो, दुनिया का कोई भी नंबर हो, जैसे अगर मैं बात कर लूं 50, 40, 30, 20, देख लो इनका फैक्टराइजेशन करोगे, ये 5 इंटू 10 यानी कि 5 इंटू 2 इंटू 5 आया 5 इंटू 2। 40 का भी करेंगे तो 5 इंटू 8 और इसको प्राइम फैक्टर में चेंज करें, ठीक है 5 इंटू 2 आया। 30 का भी करेंगे तो 5 इंटू 6, इसको प्राइम फैक्टर में चेंज करेंगे 5 इंटू 2 आया। ये 5 इंटू 4, 5 इंटू 2, यानी कि अगर किसी के लास्ट में जीरो आ रहा है, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर जीरो है तो उसमें 2 और 5 जरूर होंगे, ठीक है। तो हम पहले यही पता कर लें कि क्या इस 4 की पावर n के फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो करके देखते हैं। 4 की पावर n को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर n, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n, सिर्फ 2 आया क्योंकि अब इसका फैक्टर तो नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑलरेडी प्राइम फैक्टर है, कंपोजिट था, हमने चेंज किया प्राइम फैक्टर, तो 2 की पावर n 2 की पावर n आ गया। n की वैल्यू चेंज होती जाए उससे मतलब नहीं है, पर 2 का फैक्टर नहीं हो सकता, तो सिर्फ 2 आ रहा है, 5 नहीं आया। इसका मतलब है कि n की किसी भी वैल्यू के लिए देयर इज नो वैल्यू ऑफ n जिसके लिए 4 टू द पावर n क्या हो, उसके लास्ट में जीरो आए। तो इसका आंसर लिखेंगे, ऐसे ही सॉल्व करके लिखेंगे, ठीक ना। लिखना कैसे वो बता देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए होगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा क्या करना है हमें, ठीक है। इसको लिखेंगे ऐसे ही, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टर आप 4 टू द पावर n करते हैं
तो ये हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2n या फिर 2 इंटू 2 और ये n, ठीक है। तो 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n ऐसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ लिखेंगे वी सी दैट, हम देखते हैं कि देयर इज नो, ठीक है, नो चांस, देयर इज नो चांस दैट इट हैव एनी प्राइम नंबर, सॉरी इट हैव अ प्राइम नंबर 5, ठीक है। कोई चांस नहीं दिखाई दे रहा है कि इसके पास, या इट वुड हैव अ प्राइम नंबर 5, कि इसके पास प्राइम नंबर 5 आए, क्योंकि सिर्फ इसका फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 होता है। और हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये बताता है कि कोई भी अगर हम प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं तो वो यूनिक होता है, उसके अलावा इसका फैक्टर नहीं हो सकता। तो ये कोई चांस ही नहीं बनता कि 2 के अलावा यहाँ पे 5 आ जाए, क्योंकि पहले ही अगर आना होता तो आगे रहता। सो यहाँ लिख सकते हैं, सो वी सी दैट या वी इट प्रूफ दैट कि 4 टू द पावर n क्या होगा, इसके लास्ट में कोई जीरो नहीं होगा। इस प्रकार से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है 6 टू द पावर n का है, आपके एक्सरसाइज में है क्वेश्चन, पूछा भी गया है। 6 टू द पावर n को भी यही प्रूफ करना है कि क्या n की किसी वैल्यू के लिए, n की किसी भी वैल्यू के लिए क्या इसके लास्ट में जीरो आएगा, ऐसा प्रूफ करना है। तो सेम वही करेंगे, 6 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 3 और ये हो गया n। तो क्या इसमें 5 आया, 5 नहीं है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कि यहाँ पर भी 5 नहीं है, ठीक ना। जीरो के लिए ये होना जरूरी है कि 2 इंटू 5 हो, बट यहाँ पे 5 प्राइम फैक्टर नहीं है, इस वजह से, ठीक है, इसके कोई भी ऐसा n की वैल्यू नहीं होगी जिस वैल्यू के लिए 6 टू द पावर n कोई भी जीरो कंसीडर करे लास्ट में, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो इस प्रकार से आपका पहला चैप्टर इस पूरे से आपका समाप्त हो जाता है, ठीक ना। हाँ, एलसीएम और एचसीएफ की बात करते हैं इसी की मदद से। जैसे 6 और 20 है, अगर मैं इसके एलसीएम और एचसीएफ निकालना चाहूँ, क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा, ठीक है। इस पहले चैप्टर में आपको इतनी सारी चीजें मिलेंगी देखने को, ठीक ना। एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ देगा 6 एंड 20 का एलसीएम और एचसीएफ बताओ, ठीक ना, या सोल्यूशन में कह देगा, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 इंटू 3, 20 का करते हैं 2 इंटू 5, ये हो गया, ठीक। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, अगर हमें एलसीएम निकालना है, सबको पता होगा एलसीएम के लिए क्या करते हैं, ठीक ना। इनमें देखते हैं कि कौन सा कॉमन है, पहले तो ये देखेंगे, इन दोनों में 2 और 2 है, ठीक है, ये एक कॉमन मिल गया, ये लिख लिया, और कोई कॉमन नहीं है तो जो एक बार है उसको भी लिख लेंगे, यानी यहाँ पे 2 है, इसको भी लिख लिया, 3 है, इसको भी लिख लिया, और ये 5 लिख लिया। अब इसका आंसर कितना आया, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 5 जा 60, यानी एलसीएम हो गया 60। एचसीएफ अगर हम निकालें, एचसीएफ के लिए जो कॉमन होता है सिर्फ उसी को लिखते हैं, यानी जो दोनों नंबर में कॉमन हो फैक्टर, सिर्फ कॉमन फैक्टर को लिखते हैं। यहाँ पे 2 इंटू सिर्फ 2 ही है, एक ही नंबर है कि जो कि दोनों में कॉमन है, दोनों को नहीं लिखेंगे, 2 इंटू 2 नहीं, दोनों में है तो एक बार लिख दिए, बाकी नहीं है कॉमन कोई भी ऐसा नंबर तो हम नहीं लिखेंगे। तो एचसीएफ हो गया 2 और एलसीएम हो गया 60। यहीं से एक फॉर्मूला भी बन जाता है, जो कि फॉर्मूला आपके एग्जाम में पूछेगा, उससे क्वेश्चन, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये फॉर्मूला। यानी एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल आएगा। करके देख लेते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या है, 6 इंटू 2 यानी कि 120। एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 2 इंटू 60 यानी कि 120 आ गया, दोनों इक्वल है। तो यहां से इस फॉर्मूले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक ना, और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल होता रहेगा, ठीक ना। कहां पे होगा बता देते हैं, ठीक है। मान लो कि अगर दे दिया कि नंबर्स हैं 6 है 20 है, कह दिया कि एचसीएफ दिया गया है 2 है, एलसीएम फाइंड करो, तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इन दोनों का मल्टीप्लाई करो नंबर्स का और उसमें डिवाइड कर दो एचसीएफ से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 120/2, काटेंगे 60, देखो एलसीएम 60 आया था,
ठीक है, यानी अगर क्वेश्चन ऐसे कह देते कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर दिया गया है, एक क्वेश्चन छोटा सा अपने मन से ले लेते हैं, इसी के बेस्ट पे ले लेते हैं। कह दिया कि दो नंबर हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर दिया गया है 120, ठीक है, HCF है 2, तो LCM बताओ कितना होगा। तो सीधा सीधा क्या करेंगे, 120 में 2 से, यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर को डिवाइड कर देंगे HCF से, तो LCM आ जाएगा। अगर LCM दे देता कि 60 है, LCM है 60, ठीक है, और पूछ देता कि HCF बताओ, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर में हम LCM से डिवाइड कर देते, ठीक है, यानी नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके और उसमें डिवाइड कर देते LCM जो कि 60 था, काटते आंसर 2 आता। ठीक, इस प्रकार से हम LCM और HCF निकाल सकते हैं। चैप्टर में ढेर सारे क्वेश्चन इसके दिए गए हैं, आप लगाएंगे। तो ये रिवीजन आपका लगभग एक एक्सरसाइज इससे आपका खत्म हो जाएगा। पहले चैप्टर अगर रियल नंबर की एक बात करें तो रियल नंबर का एक एक्सरसाइज आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। हाँ, इसके बाद जो हमने बताया कि पहली चीज तो हमने ये कर ली, LCM HCF निकाल लिया, ठीक है, ये सारी कर ली। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि √2, √3, √5, ठीक ना, इनको क्या करना है, प्रूफ करना है इर्रेशनल। ठीक है, तो इन्हीं की मदद से हम इसको इर्रेशनल प्रूफ यानी अपरिमेय हम सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ा भी होगा, रिवीजन कर लेते हैं रेशनल और इर्रेशनल के बारे में। रेशनल इर्रेशनल जान ही रहे होंगे आप लोग। और रेशनल नंबर वो होते हैं, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाए और q इज नॉट इक्वल टू 0। p और q क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। ठीक है, यानी इनका कोई भी एक कॉमन फैक्टर नहीं होता। ठीक है, q इज नॉट इक्वल टू 0, p/q के रूप में लिखा जा सके जिसको, तो इसी को कहते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, इर्रेशनल नंबर जो इनके रूप में ना लिखा जा सके, जैसे कि ये सारे नंबर अपरिमेय संख्या हैं और इन्हें सिद्ध करना होगा, इन्हें प्रूफ करना होगा कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है, और ये हम सिद्ध कर लेंगे आसानी से इन्हीं की मदद से। ठीक है, चलो। हाँ, बट इस टॉपिक का, इस रियल नंबर चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है। किसी और से पूछे ना पूछे, इससे जरूर पूछेगा। एक दे देगा कोई भी √3, √2, √5, इनको प्रूफ करो कि ये इर्रेशनल है, तो उसको प्रूफ करने के लिए हमें आना चाहिए। तो उसके लिए हमें एक छोटा सा थ्योरम जानना होगा, छोटा सा, बहुत छोटा सा। ठीक है, थ्योरम ये है कि अगर कोई नंबर है उसका स्क्वायर, अगर किसी नंबर के स्क्वायर में अगर हम किसी नंबर से, किसी प्राइम नंबर से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, किसी नंबर के स्क्वायर में अगर हम किसी प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये जो डिवीजन है इसके उस नंबर में ही होता है डायरेक्ट, ना कि उसके स्क्वायर में। ठीक है, किसी भी नंबर के स्क्वायर में अगर हम किसी प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो वो उस नंबर में डायरेक्ट डिविजिबल होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब क्या है, अगर मैं मान लो कि 20 है, ठीक है, और 20 ना लेकर के कोई किसी का स्क्वायर ले लेते हैं, जैसे 4 का स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, 4 के स्क्वायर में अगर मैं 2 से डिवाइड करना चाहूँ, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर मतलब कि 4 × 4, मैं डिवाइड किस में करूंगा, 4 में करूंगा, 2, और ये 4 लिख दूंगा, 2 × 2 = 4, 2 × 4 यानी कि 8 आएगा। ऐसे भी आ जाता, डायरेक्ट काटते तो 16/2 यानी कि 8। बस यही छोटा सा थ्योरम हमें ध्यान में रखना है। यानी अगर किसी नंबर के स्क्वायर में अगर हम किसी नंबर से, किसी प्राइम नंबर से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, उस नंबर में डायरेक्ट उससे डिवाइड होगा। ठीक है, बस यही छोटा सा, समझ में आया क्या होगा। इसी की मदद लेकर के चलो हम प्रूफ करते हैं कि √2 इज इर्रेशनल, यानी कि √2 क्या है, अपरिमेय है। √2 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध कीजिए। और ये आता है, √2 की जगह √3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो इसको हम प्रूफ करेंगे, प्रूफ ऑफ कंट्राडिक्शन, प्रूफ ऑफ कंट्राडिक्शन से। प्रूफ ऑफ कंट्राडिक्शन क्या है,
ठीक है, एक मिनट, ठीक है। प्रूफ ऑफ कंट्राडिक्शन क्या है? किसी चीज को पहले गलत मान लेना फिर उसको सही साबित करना, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल, एक क्लास अगर आपने देखी होगी, या फिर से बता देता हूं, किसी भी चीज को, जो चीज वो है उसका अपोजिट मान लिया जाता है, ठीक। फिर उसको ये साबित करते हैं कि क्या वो चीज वो है, और अगर नहीं साबित कर पाते तो फिर कह देते हैं कि हाँ चलो ये है, ठीक है, ये हमने जो माना था वो गलत था, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मान लो कि चलो ठीक है, लोग कहते हैं ना अपने आम बोलचाल की भाषा में किसी से झगड़ा करते हैं, कह रहे तुमने ये काम किया, गलत किया, ठीक है, तुम बहुत गलत आदमी हो, तो ठीक है, तो वहां पे अगर हम अपना तर्क ये नहीं दे पाते कि कैसे हम सही हैं, तो हम उसका उल्टा तर्क देते हैं, कहता चलो मान लो कि मैं गलत था, ठीक है, पर अगर मैं गलत होता तो मैं ये काम करता, पर मैंने ये काम नहीं किया, इसका मतलब है कि मैं गलत नहीं हूं, मैं सही हूं, ठीक है। अक्सर रिश्तों में झगड़े होते हैं तो ऐसे चीजें आती हैं, वहां पर भी हम मैथ का यूज करते हैं, ठीक है। लोग अक्सर कहते हैं कि मैथ का इस्तेमाल हम डेली लाइफ में कहाँ करते हैं, यहीं कर लेते हैं हम, ठीक है। अक्सर मैथ का इस्तेमाल हम जाने अनजाने करते ही रहते हैं। तो किसी चीज को अगर आप सही साबित ना कर पा रहे हो तो पहले उस चीज को गलत मान लो, फिर बताओ कि हाँ अगर मैं गलत होता तो मेरा काम ये होता, पर मैंने ये काम नहीं किया इसलिए मैं गलत नहीं हूं, मैं सही हूं, ठीक है। तो कहते हैं कि हाँ मैंने ये काम किया, मेरे इरादे, तो कहते हैं तुम्हारे इरादे गलत थे, तो फिर वहां पे भी यही बात कहते हैं हम, ठीक ना, कि अगर मान लो कि मेरा ये काम करने से अगर मेरे इरादे गलत होते तो मैं तुम्हारे लिए ये काम कर देता, मैं तुम्हारा ये नुकसान कर देता, वो कर देता, पर तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं किया, तो इसका मतलब है कि मेरे इरादे गलत नहीं थे। तो वही है प्रूफ ऑफ कंट्राडिक्शन, इसी का इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब तो समझ गए होगे, यानी √2 इज इरेशनल अगर हमें प्रूफ करना है तो हमें क्या मानना होगा, लेट √2 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, यानी करड़ी में दो एक परिमेय संख्या है, ये हम मान लेंगे, और फिर अब उसके अकॉर्डिंग में हम चलेंगे, और लास्ट में हमें लगेगा कि हम प्रूफ ही नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब हम गलत हैं, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करना, स्टेप क्या होंगे, अगर इसको हमने माना √2 इज अ रेशनल नंबर, सो √2 इज इक्वल टू p/q, ठीक, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। चाहो तो यहीं पर भी मान सकते हो या फिर एक लाइन और बढ़ा सकते हो, ठीक है। यहीं पर अगर तुम डायरेक्ट मान लो कि p और q क्या है, को प्राइम है, और अगर नहीं मानोगे तो फिर हम ये कर सकते हैं, माना हो सकता है कि p और q में कुछ ऐसा कॉमन फैक्टर हो, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको किसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं, p और q को किसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें मिलता है, ठीक है, लेट डिवाइड p एंड q बाई अ कॉमन फैक्टर, ठीक है। हिंदी वाले लिख सकते हैं कि अब माना p और q में एक कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है जिसके द्वारा इसमें भाग दी जाती है, ठीक है। भाग देने पे मिलता है, सो वी गेट √2 इज इक्वल टू a/b, ये हमने पा लिया, a/b हमें मिल गया कि हमने कोई कॉमन फैक्टर था जिसमें p, जिस कॉमन फैक्टर मतलब p में भी वही चीज थी, q में भी वही चीज थी, ठीक है। तो हमने p और q को सेम नंबर से डिवाइड कर दिया, तो हमें मिला a और b। तो इसको अगर नहीं करना चाहते तो इसी के बाद ही डायरेक्ट लिख देना कि p एंड q आर कोप्राइम, ये हम मान रहे हैं, ठीक है। अब ये आ गया, अब यहां से अगर हम सॉल्व करें तो √2b इक्वल टू a आएगा, √2b इक्वल टू a, दोनों का स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हिंदी वाले लिख लेंगे, तो ये करेंगे 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, यहां से अगर हम निकालें तो आएगा b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बटे 2, यानी a स्क्वायर में 2 से डिवाइड किया जा रहा है। और याद करो, इसके जस्ट पहले मैंने एक थ्योरम बताया था कि अगर किसी नंबर के स्क्वायर में किसी नंबर प्राइम नंबर से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो उसके नंबर में वो डिविजिबल जाता है। इसका मतलब इट मीन्स, यहां लिख सकते हैं, इट मीन्स a डिवाइडेड बाई 2, और आंसर आ रहा है मान लो कि c, ठीक है। यहां से इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं, तो a को 2 से हमने डिवाइड कर दिया और आंसर आया हमारा, मान के चलो कि c आ गया, ठीक है।
चलो अब इसके बाद यहां से क्या आएगा, a की वैल्यू हम 2c ले सकते हैं। अब इसी a के बराबर 2c को, ठीक है, a बराबर 2c को, ठीक है, उसमें रखेंगे। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में रख लेते हैं। चलो बी स्क्वायर, ए की वैल्यू आई है 2c का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर अपॉन 2, काटेंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू आएगा 2c स्क्वायर। अब यहां से निकल के आएगा c स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक, ऊपर कर लेते हैं। ये चीज नीचे जो आई थी c स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर अपॉन 2, फिर से वही बात, बी स्क्वायर अपॉन 2 है, इट मीन्स क्या होगा, ये b बाई 2 है, ठीक है। और जिसको डिवाइड करने पे मान लो कुछ भी आता हो, d आता हो, कुछ भी आता हो, उससे हमें मतलब नहीं है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इक्वेशन 2 को देखो और इक्वेशन 3 को देखो, तो हमने तो ये माना था कि a और b क्या है, को प्राइम है, ठीक है, यहां लिख दो, वी गेट इतना, वेयर a एंड b आर को प्राइम, ठीक है, सहअभाज्य संख्या है हिंदी वाले, कि a और b सहअभाज्य माना था, यानी इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, यानी एक ही नंबर से ये दोनों डिवाइड नहीं होने चाहिए थे। बट हमारा मानना गलत हुआ, क्योंकि यहाँ a भी 2 से डिवाइड हो जा रहा है और b भी 2 से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो यहां से ये चीज लिखेंगे कि हियर वी सी दैट a एंड b आर नॉट को प्राइम नंबर, यानी a और b सहअभाज्य संख्या नहीं है, पर हमने तो माना था कि सहअभाज्य है। सो दिस कंट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन, यानी इसका मतलब कि हमारा मानना गलत है। सो √2 is not a rational number, √2 is a irrational number, √2 is an irrational number, यानी हमने ये मान के चला था ना रेशनल नंबर, इस वजह से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आके फंस गया, क्योंकि a और b क्या है, को प्राइम, हमने माना को प्राइम, बट आया क्या, को प्राइम नहीं आया। इनका एक कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है 2, ये 2 से डिवाइड हो जाना है, a भी 2 से डिवाइड है, b भी 2 से डिवाइड है, इसका मतलब a और b को प्राइम नहीं है, हमारा मानना गलत हुआ। अतः जो चीजें हमने मानी थी, जो भी हमने माना था √2 इज अ रेशनल नंबर, ये गलत है। तो ये पूरा कहानी लिख करके इसको हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। √2 के साथ √3 को भी, √5 को, √7 को, √11 को सेम तरीके से ही प्रूफ होगा। तो इनका प्रैक्टिस जरूर से करेंगे आप लोग, ठीक है। मिटा दिया मैंने, लिख लो, पॉज करके लिख लेना, या फिर बुक में भी दिया गया होगा, अच्छे से लिखा होगा, लिख लेना, अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, बस तरीका यही होना चाहिए। करना क्या है, पहले स्टेप में ध्यान से सुन लो, बस 1 मिनट में सुनोगे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। पहले स्टेप में करना क्या है, √2 या √3 या √5 जिसको भी करना है उसको मान लेंगे कि वो रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर होगा तो इक्वल टू p/q होगा, डायरेक्ट मान लेना कि p एंड q क्या है, को प्राइम नंबर है। अब को प्राइम होंगे, स्क्वायर करके ये निकालेंगे कि b स्क्वायर या p स्क्वायर अपॉन 2 निकल के आएगा। तो वहां से ये चीज ध्यान देना, अगर स्क्वायर में किसी प्राइम नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं तो वो इसके स्क्वायर में नहीं, उस नंबर में भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो सेम नंबर में डिवाइड कर देंगे उसको। फिर इसी प्रकार से दूसरे वाले टर्म को भी जो वैल्यू आएगी उसको उठा के रखेंगे, दूसरे टर्म में भी आएगा, यानी p और q माने रहोगे तो p में भी डिविजिबल होगा, q को भी डिविजिबल करेगा 2, जिसकी वजह से हमारा मानना गलत हो जाएगा और पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख सकते हैं। और निश्चित तौर पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा पूरा एक चैप्टर रियल नंबर का सिर्फ इतने में सीमित है। इतनी चीजें अगर तैयार कर लेते हो तो एक चैप्टर, पहले चैप्टर से एक भी क्वेश्चन दाएं बाएं नहीं होने वाला, आराम से लग जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कह देता है 5 + √3 को प्रूफ करो कि ये इर्रेशनल है, ठीक है, इर्रेशनल है। तो ये तो और आसान होता है, अगर प्लस के साथ माइनस के साथ अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि इर्रेशनल प्रूफ करना है तो इसको भी वही मानो कि 5 + √3 = रेशनल नंबर, ठीक है, लेट, यानी कि परिमेय संख्या है, हमने मान ली कि ये परिमेय है, प्रूफ हमें करना है अपरिमेय, हमने मान ली कि परिमेय है। तो हम क्या करेंगे, अगर ये परिमेय है तो
इक्वल टू पी बाई क्यू होगा, ठीक है। अब यहाँ से √3 इक्वल टू हो जाएगा पी बाई क्यू माइनस 5। पी बाई क्यू क्या था, ये था रेशनल, ये था रेशनल, लिख देंगे यहाँ वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये था रेशनल, पी बाई क्यू में से, और ये 5 क्या है, ये भी रेशनल है। एक रेशनल में से अगर रेशनल को घटाएंगे, किसी रेशनल में से अगर रेशनल को घटाएंगे तो आंसर भी रेशनल ही आता है, यानी परिमेय में से परिमेय को घटाने पे उत्तर भी परिमेय आता है। तो यहाँ पे इसको घटाएंगे तो ये भी परिमेय आएगा, तो इस √3 इक्वल टू रेशनल आना चाहिए। बट क्या √3 रेशनल है, विच इज, जो कि गलत है, विच इज इनकरेक्ट। दिस इज ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। सो 5 + √3 इज नॉट अ रेशनल, इट्स एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये मान लेंगे दिस कंट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन, सो 5 + √3 इज एन इर्रेशनल नंबर, यानी कि ये हमारे दिए माने गए तथ्य का विरोध करता है। अतः 5 + करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है, हम यहाँ जानते हैं कि √3 रेशनल नहीं हो सकता, यहाँ पे हम ये मान के चलेंगे कि ये अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय है, ये हम मान के चलेंगे, ये परिमेय नहीं है, हम मान के चलेंगे, इससे हम ये सिद्ध कर देंगे। तो ये पूरा चैप्टर एक दिन का ये खत्म होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दूसरे चैप्टर पे बात करेंगे, ठीक है ना। उसके हर एक चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को समझते हुए पूरे चैप्टर को सॉल्व कर देंगे। ये 14 दिन का 14 डेज का चैलेंज हमारे साथ आप लीजिए, और 14 डेज में 14 चैप्टर्स को हम लोग एंड करेंगे, अच्छे तरीके से खत्म करेंगे, और आपकी तैयारी मैथ की अच्छी होगी, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। तैयारी करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, ठीक है। तब तक के लिए